नमस्कार। जैक बोर्ड द्वारा 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र जारी किया गया है। यह 2 पेपर के रूप में है। पहला पेपर मल्टीपल चॉइस के रूप में बहुवैकल्पिक है और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 35 है। वीडियो के पहले भाग में हम लोगों ने 1 से 16 तक के प्रश्नों की व्याख्या सहित उत्तर समझने का प्रयास किया था। वीडियो के इस भाग में अब शेष 17 से 35 प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को कम किया है? एक प्रश्न वीडियो के पहले भाग में देखे थे, विश्व में सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? उत्तर था संयुक्त अरब अमीरात। तो अब यहां पूछा जा रहा है कि किस कारण से कम है। तो एक ऑप्शन है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का अधिक होना, दूसरा है पुरुषों की उच्च जन्म दर, स्त्रियों का निम्न जन्म दर, स्त्रियों का उच्च प्रवास। संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व में स्थित देश है जहां खनिज तेल, कच्चा तेल अर्थात पेट्रोलियम बहुत अधिक मात्रा में निकलता है और वहां रोजगार के साधन उपलब्ध हैं, जिसके कारण विकासशील देश से वहां पुरुष कार्यशील जनसंख्या प्रवास करने जाती है, जिसके कारण वहां स्त्रियों का अनुपात कम जाता है और लिंगानुपात कम है, अर्थात इसका उत्तर होगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? यानी जो मानव विकास यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, तो किस देश का मानव विकास सर्वाधिक है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन और नॉर्वे। तो यहाँ हम एक लिस्ट देख रहे हैं जो यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2020 के रूप में जारी किया गया है। इसमें देख रहे हैं नॉर्वे पहले स्थान पर है, सबसे आगे है, अर्थात मानव विकास रिपोर्ट में एचडीआई में नॉर्वे पहले स्थान पर है और भारत का स्थान यहाँ देख रहे हैं 131 है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि पहले स्थान पर कौन है और भारत का स्थान कितना है। तो 131 है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे सबसे उच्च मानव विकास वाला देश है यूएनडीपी के रिपोर्ट के अनुसार। निम्न में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? अर्थात एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग किसमें नहीं की जाती है? यानी अनाज का उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से दिए गए प्रदेशों में कहां नहीं की जाती है? एक ऑप्शन है प्रेरिज प्रदेश, दूसरा पंपास, तीसरा स्टेपीज और चौथा अमेजन प्रदेश। यहां हम विश्व के मानचित्र में अगर देखें तो प्रेरिज प्रदेश कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर यहां फैला हुआ एक शीतोष्ण घास का मैदान है। स्टेपीज प्रदेश ये पूर्वी यूरोप में फैला हुआ बड़ा घास का मैदान है, यह भी शीतोष्ण घास का मैदान है, उपजाऊ मैदान है। पंपास घास मैदान अर्जेंटीना में फैला हुआ है, यह भी शीतोष्ण घास मैदान है। और अमेजन बेसिन ब्राजील में विश्व रेखीय प्रदेश में जहां काफी अधिक वर्षा होती है, घने जंगल हैं, यहां फैला हुआ है। तो व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि के रूप में गेहूं की कृषि की जाती है और ये जो शीतोष्ण घास मैदान है इसके लिए उपयुक्त है। इसलिए इसका उत्तर ए अमेजन बेसिन होगा, जहां काफी अधिक वर्षा होती है, घने जंगल हैं, मानव निवास के लिए प्रतिकूल है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर प्रेरिज, पंपास और स्टेपीज नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों क्षेत्रों में गेहूं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और गेहूं को व्यापारिक वस्तु भी कहा जाता है और यह उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से होता है। और यहाँ यह भी जानना होगा कि प्रेरिज विश्व व्यापार में जितना गेहूं आता है व्यापार के लिए, उसका लगभग 37% भाग केवल प्रेरिज प्रदेश से आता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति जन घनत्व कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? तो एक प्रश्न तो यह आएगा कि डेंसिटी किसे कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, जन घनत्व कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सबसे कम
अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और सबसे अधिक किस राज्य का है, उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए, वह भी पूछा जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, इसमें से कोई एक उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षण या अनुकूल कारक है। पहले हम लोग पहले भाग में देखें कि अपकर्ष कारक यानी पुल और पुश फैक्टर प्रवास का कारक है। इसमें से आकर्षण का केंद्र कौन है, अनुकूल कारक कौन है, अब यहाँ पूछा जा रहा है। महामारी ये आकर्षण का कारक नहीं होगा। जिन क्षेत्रों में महामारी फैलेगी वहां जनसंख्या प्रवास कम करेगी। राजनीतिक अस्थिरता, रोजगार के अवसर और जल की अनुपलब्धता, ये 4 ऑप्शन में महामारी अनुकूल कारक नहीं है, इसलिए उत्तर नहीं होगा। जल की अनुपलब्धता अनुकूल कारक नहीं है, इसलिए भी यह उत्तर नहीं होगा। अब रोजगार के अवसर सबसे उपयुक्त उत्तर है। जहां रोजगार के अवसर अधिक मिलेंगे वहां लोग प्रवास करेंगे। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, संयुक्त अरब अमीरात में लोग रोजगार के अवसर के कारण ही प्रवास किए हैं। राजनीतिक अस्थिरता के क्षेत्र में भी लोग प्रवास करना चाहते हैं, लेकिन इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर होगा रोजगार के अवसर। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। तो अभी हम लोग एक डेटा देख रहे थे यूएनडीपी का कि भारत का स्थान 131वां है, और यहाँ एक ऑप्शन है 131। तो भारत का स्थान 131वां है, और पहले स्थान पर कौन सा देश है, नॉर्वे है। अगला प्रश्न है, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं। यानी अधिवास, सेटलमेंट, बस्ती अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का वहां की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक कारकों के आधार पर अधिवास के प्रतिरूप पैटर्न विकसित होते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में। तो नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में नदियां जब समुद्र में प्रवेश करती है तो कई भागों में बंटकर समुद्र में गिरती है, और ये एक त्रिभुजाकार डेल्टा बन जाता है। तो इस तरह से अधिवास, लोगों का बसाव इस प्रकार का हो जाता है, और ये एक पंखे के रूप को ग्रहण कर लेता है। अर्थात इसका उत्तर होगा पंखे के प्रतिरूप का, पंखे के आकार का अधिवास विकसित होना, अधिवास का प्रतिरूप पैटर्न विकसित होता है। और ये सभी अधिवास के रूप दिए गए हैं, तारा प्रतिरूप, अनियमित प्रतिरूप, अरीय यानी रेडियल प्रतिरूप। तो जहां बांध, नहर, रेलवे लाइन आदि होता है और बाढ़ के क्षेत्र होते हैं, तो उन क्षेत्रों में ये लंबे अधिवास का प्रतिरूप विकसित हो जाता है। ऊंचे क्षेत्रों में गुच्छ के रूप में प्रवास लोग करने लगते हैं और अधिवास के प्रतिरूप विकसित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, आर्द्र कृषि कितने वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। आर्द्र कृषि यानी कि वेट फार्मिंग, जिसमें वेटलैंड एग्रीकल्चर, जिसमें अधिक जल की जरूरत होती है। अभी हम लोग देख रहे थे ड्राई फार्मिंग, शुष्क कृषि। तो शुष्क कृषि जो नमी के आधार पर होता है, और आर्द्र कृषि जिसमें वर्षा की अधिक जरूरत पड़ती है, जल की सिंचाई की अधिक जरूरत पड़ती है। तो इसमें से एक ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर से कम। तो यहाँ आर्द्र कृषि जैसे चावल का उत्पादन नहीं हो सकता है। दूसरा है 25 से 50 सेंटीमीटर, यह भी उपयुक्त नहीं है। इसके लिए कम से कम 75, 100, 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक जल की जरूरत होती है। 75 सेंटीमीटर से अधिक 100, 150, 200 सेंटीमीटर में आर्द्र कृषि फसल के अनुरूप की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है। और इसमें उत्तर है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और कावेरी। और प्रश्न है कि किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है। तो इसका उत्तर होगा गंगा नदी। एक प्रश्न हम लोग पहले देखे थे, सबसे अधिक जल का उपयोग किस नदी में होता है, तो वहां ऑप्शन गंगा नदी नहीं था, इसलिए गोदावरी नदी बनाए थे। यहाँ चूंकि गंगा नदी है और सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल गंगा नदी की घाटी में है, इसलिए इसका उत्तर गंगा नदी होगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा किया गया था। तो यहाँ एक ऑप्शन है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिनको हम लोग मानव विकास की अवधारणा में डॉक्टर महबूब उल्हक के सहयोगी के रूप में देख रहे थे। तो ये दोनों उत्तर नहीं है।
एक उत्तर है डॉक्टर विलियम गॉड। तो इन्हें हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने का श्रेय डॉक्टर विलियम गॉड को जाता है, और डॉक्टर विलियम गॉड विश्व स्तर पर हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान थे। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एक ऑप्शन है डार्विन, और यहाँ ध्यान रखना होगा कि डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाएगा, जो पहले चैप्टर में पढ़ना है। अगला प्रश्न है भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइडिंग की संज्ञा दी गई है? ग्रेट डिवाइडिंग लाइन एक जनगणना वर्ष को भारत में कहा जाता है, और वह है 1921 ईस्वी। यहाँ हम भारत की जनगणना से संबंधित एक डेटा देख रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं कि सब जगह प्लस है, वृद्धि दर प्लस है, यहाँ केवल माइनस है 1921 वाले में माइनस है, बाकी सब जगह प्लस हम देख रहे हैं, यानी बढ़ा है। केवल 1921 ईस्वी में जो जनगणना हुई थी वहां निगेटिव ग्रोथ रेट दिखा रहा है, माइनस में 0.31। तो 1921 ईस्वी में भारत की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में कमी आई थी, यानी वृद्धि दर कम था। इसका कारण था कि 1916-18 के बीच में भारत में बड़े बड़े अकाल पड़े थे, महामारियां फैली थी, और इसी दशक में भारत से बहुत सारे मजदूरों को दूसरे द्वीपीय देशों पर अंग्रेजों द्वारा मजदूरी करने के लिए ले जाकर बसाया गया था, और ये कारण बताए जाते हैं कि उस समय की जनगणना में जनसंख्या में कमी आई थी। तो इसका उत्तर होगा 1921, जिसे भारत में जनगणना का महान विभाजक रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि आदि जीवन निर्वाह का एक तरीका रहा है मानव का, यानी प्रारंभ में जब मानव ने कृषि शुरू किया तब जंगलों को काटकर खेत तैयार करते थे, पेड़ों को जला देते थे और 4 से 5 वर्षों तक उस पर खेती करते थे। जब वहां की उर्वरता कम जाती थी तब पुनः दूसरे बगल के क्षेत्र में वृक्षों को काटते थे, जलाते थे और खेती करते थे, यानी स्थान बदलते रहते थे, इसलिए इसका नाम स्थानांतरित कृषि कहा गया। ये लिखने वाला सब्जेक्टिव में भी आएगा, स्थानांतरित कृषि क्या है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है। यह विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। मिल्पा, इंडोनेशिया मलेशिया में लडांग, मेक्सिको मध्य अमेरिका में मिल्पा, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? यानी व्यापार जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो दो देशों के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ही रूप है बाह्य व्यापार, लेकिन बाह्य व्यापार कई संदर्भ में परिभाषित कर सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में। अंतर्देशीय इनलैंड व्यापार जो देश के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है दो देशों के बीच, तो यहाँ उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो दो या दो से अधिक देशों के बीच किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने के लिए कई संस्थाएं हैं, जिसके बारे में प्रश्न आएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था व्यापार के संदर्भ में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करती है, नियम बनाती है और दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच संतुलन स्थापित करने का काम करती है। अगला प्रश्न है कोची पत्तन किस राज्य में स्थित है? यानी कोची बंदरगाह पोर्ट लोकेटेड है किस राज्य में? कर्नाटक, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा केरल। यहाँ भारत का मैप देख रहे हैं, तो भारत के प्रमुख बंदरगाहों को जानना होगा, मानचित्र में दर्शाने के लिए दिया जा सकता है या किसी और बंदरगाह के बारे में दिया जा सकता है। जैसे गुजरात में कांदला बंदरगाह, मुंबई में दो बड़े बंदरगाह हैं, जिसमें एक बंदरगाह नोवा सेवा भारत का सबसे इलेक्ट्रॉनिक मशीनीकृत बंदरगाह मुंबई में स्थित है, और एक जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट। उस तरह से न्यू मंगलोर कर्नाटक में, गोवा में मारमागांव, केरल में कोच्चि, तमिलनाडु में चेन्नई और तूतीकोरिन दो प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, ओडिशा में पारादीप और पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह स्थित है। तो इस तरह से भारत के सभी प्रमुख बड़े बंदरगाहों के बारे में जानना होगा, कौन पश्चिमी तट पर है, कौन पूर्वी तट पर है, और इससे संबंधित प्रश्न
आएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग, इसमें एक केप मार्ग दिया गया है, दूसरा उत्तरी प्रशांत महासागर मार्ग, तीसरा उत्तरी अटलांटिक मार्ग और चौथा दक्षिणी अटलांटिक महासागर मार्ग। इसका उत्तर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग और यह विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। ये जल मार्ग से प्रश्न आता है और जल मार्ग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक आंतरिक जल मार्ग अर्थात स्थलीय जल मार्ग, जिसमें नदियों पर, नहरों में जल यातायात की सुविधा विकसित की जाती है, और एक समुद्री मार्ग जो समुद्र में, महासागरों में जल यातायात का कार्य करता है। यहाँ हम विश्व के मानचित्र को अगर देखें तो विश्व के मानचित्र में ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर को दो भाग में बांट दें तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, जहां कनाडा और यूएसए का सबसे विकसित क्षेत्र है और दुनिया का सबसे अधिक विकसित क्षेत्रों में से एक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के दूसरे तट पर ये पश्चिम यूरोप, जो विश्व का दूसरा सबसे विकसित क्षेत्र है, यानी विश्व के दो विकसित क्षेत्रों को जोड़ने वाला समुद्री जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है और यह विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री जलमार्ग है। इसलिए इसका उत्तर होगा उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, समुद्री महासागरीय जलमार्ग, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, यही इसका उत्तर है। और मानचित्र में देखते हैं, अटलांटिक महासागर एवं हिंद महासागर, हिंद महासागर एवं आर्कटिक महासागर। तो अगर मानचित्र में पनामा नहर को देखें तो ये पनामा नहर है, एक तरफ इसके अटलांटिक महासागर है और दूसरी ओर प्रशांत महासागर है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है ये पनामा नहर। एक तरफ कोलोन बंदरगाह है और एक तट पर पनामा बंदरगाह है और कोलोन बंदरगाह है, और ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच बनाया गया है एक तरह से, और दो महासागरों को जोड़ने का काम करती है। तो यहां से दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, एक पनामा नहर से संबंधित और दूसरा ये मैप में देख रहे हैं स्वेज नहर। स्वेज नहर किन दो सागरों, महासागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यहां देख रहे हैं स्वेज की खाड़ी जो लाल सागर से जुड़ा हुआ है, और ये यहाँ भूमध्य सागर के तट पर पोर्ट सईद बंदरगाह है जिसको पोर्ट स्वेज बंदरगाह से जोड़ती है। तो इस तरह से ये दो प्रमुख नहर पर विकसित जलमार्ग है जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस मतलब आर पार, साइबेरिया रूस का बड़ा भाग है और इसलिए उत्तर होगा रूस। विश्व में कई ऐसे रेल मार्ग बनाए गए हैं जो महासागरों को एक किनारे से, महाद्वीपों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर जोड़ती है, इसलिए उसका नाम ट्रांस रेलवे पड़ गया। और ये देख रहे हैं रूस के विशाल भूभाग को जोड़ रही है। रूस का एक जो पश्चिमी भाग है और एक पूर्वी भाग है, तो पश्चिम से पूरब तक ये रेलवे लाइन रूस को जोड़ रही है और ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, इसको भी याद रखना होगा, जो सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू हो रहा है और पूरब में व्लादिवोस्टॉक तक जा रही है। तो इस तरह से विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग जो रूस में स्थित है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से विश्व के कई क्षेत्रों में इस तरह के ट्रांस रेलवे का विकास किया गया है जिसके बारे में प्रश्न पूछता है। जैसे ट्रांस कैनेडियन रेलवे कनाडा में है जो कनाडा को पूरब से पश्चिम तक जोड़ता है। उसी तरह से ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में है जो ऑस्ट्रेलिया को पूरब से पश्चिम तक जोड़ता है। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो भारत में नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको विकसित करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और
उसके द्वारा जो विकसित किया जा रहा है वो सड़क मार्ग वो असम में सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक, पूर्व से पश्चिम गलियारा के रूप में। तो इसका उत्तर होगा सिलचर से पोरबंदर। और उसी तरह से उत्तर से दक्षिण गलियारा के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, जो जोड़ती है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। और ये दोनों एक दूसरे को काटती है, जहां मिलती है वो झांसी है उत्तर प्रदेश का। उसी तरह से एक और प्रश्न पूछेगा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यह भी सड़क मार्ग के विकास से संबंधित योजना है, जो मुंबई को दिल्ली से, दिल्ली को कलकत्ता से, कलकत्ता को चेन्नई से और चेन्नई को मुंबई से जोड़ने का काम करती है। तो इस तरह से ये भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की योजना है। अर्थात इसका उत्तर होगा पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ती है, और उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से। कोलकाता दिल्ली, दिल्ली मुंबई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्यों? तो मुंबई एक पतन है, भारत का प्रमुख बंदरगाह है, तो यहाँ से आयात निर्यात की सुविधा मिलती है। यह भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को, यानी सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र है। यहीं भारत का शेयर बाजार स्थित है। संस्पर्शी कपास उत्पादक क्षेत्र, इसके चारों ओर काली कपासी मिट्टी पाई जाती है, जहां कपास का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। अर्थात सभी उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। इन सभी कारणों से भारत में सूती वस्त्र का सर्वाधिक विकास प्रारंभिक दौर में मुंबई में ही हुआ, और पहला सूती वस्त्र का कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में खोला गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न पत्र को, जो 35 क्वेश्चन है, उसको 2 पार्ट में बांटकर व्याख्या सहित उत्तर समझने का प्रयास किए हैं। इस तरह से अगर हम एक एक विकल्प को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो बहुत आसानी से परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।